नमस्कार दोस्तों, आज हम लोगों का एनसीईआरटी का जो क्लास 6 चल रहा था, वो क्लास 6 का हिस्ट्री का चैप्टर 2 होने वाला है। और ये जो चैप्टर 2 है वो है आखेटक। आखेट खाद्य संग्राहक से भोजन उत्पादन तक। तो हम लोग इसके बारे में आज पढ़ेंगे। चलिए हम शुरुआत करते हैं, जिसमें है आपका कि आरंभिक मानव जो थे वो आखिर में इधर उधर घूमते क्यों थे। तो हम जानते हैं कि जो भारतीय उपमहाद्वीप में लगभग अभी से 20 लाख साल पहले जो लोग रहा करते थे, जो यहाँ पर पल रहे थे, वे आखेटक या खाद्य संग्राहक थे। अच्छा, इसको क्यों कहा जाता है आखेटक या खाद्य संग्राहक? क्योंकि भाई ये जो थे वो खाने के लिए जंगली जानवर का शिकार करते थे, और जो है भोजन का ये इंतजाम करने की विधि के कारण इसे आखेटक या फिर आपको खाद्य संग्राहक कहा जाता था। ये मछली और चिड़िया पकड़ते थे, फल फूल दाने पत्ती लकड़ी इकट्ठा क्या करते थे, इस कारण से उन्हें आखेटक या खाद्य संग्राहक आरंभिक मानव को कहा जाता है। अच्छा, उसके बाद हमारा है कि आखेटक खाद्य संग्राहक समुदाय एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते थे। ऐसा क्यों करते थे? ऐसा जो है दो तीन कारणों से वो करते थे। उनमें से है हमारा कि पहला कारण ये था कि जो है एक ही जगह पर ज्यादा दिनों तक रहने से आसपास के पौधे फल फूल और जानवर को वे खाकर समाप्त कर देते थे, जिसके कारण वे भोजन की तलाश में एक जगह से दूसरी जगह उन्हें जाना पड़ता था। अच्छा, दूसरा कारण हमारा था कि जानवर अपने शिकार के लिए या फिर हिरन और मवेशी अपना चारा ढूंढने के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाया करते थे, और इन जानवरों का पीछा करते करते जो शिकारी होते थे वो पीछा करते करते जाते थे एक जगह से दूसरी जगह। इन कारणों से भी वे जो आखेटक खाद्य संग्राहक थे वो एक जगह से दूसरी जगह जो है वो यात्रा करते थे। और तीसरा कारण ये था कि पेड़ पौधे में फल फूल अलग अलग मौसम में आते थे, इसलिए लोग उनकी तलाश में भी मौसम के अनुसार एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते थे। और हमारा चौथा कारण यह था कि पानी के बिना किसी प्राणी या पेड़ पौधे को जीवित रहना संभव नहीं होता। पानी झीलें झरना नदियों से मिलता है, यद्यपि इन नदियां और झीलों का पानी कभी नहीं सूखता है। कुछ झील और पानियों में नदियों में पानी बारिश के बाद ही मिल पाता है, इसलिए ऐसी झील नदियां के किनारे बसे लोग सूखे मौसम में पानी की तलाश में इधर उधर उसे जाना पड़ता था। तो पानी की तलाश में भी लोगों को एक जगह से दूसरी जगह जाना पड़ता था। तो हम ये जान चुके हैं कि लोग एक जगह से दूसरी जगह क्यों जाते थे। अब उसके बाद जो हमारा टॉपिक है नेक्स्ट, वो है कि आरंभिक मानव में जानकारी कैसे मिलती है। तो आरंभिक मानव के बारे में जानकारी कैसे मिलती है? तो पुरातत्वविदों को कुछ ऐसी वस्तुएं मिली है जिनका निर्माण और उपयोग आखेटक खाद्य संग्राहक क्या करते थे। यह संभव है कि लोगों ने अपने काम, तो कौन सा काम के लिए पत्थर लकड़ी हड्डी के औजार बनाए होंगे। इनमें से पत्थरों के औजार आज भी बचे हैं और वे अवशेष के रूप में मिलते रहते थे। अच्छा, वे इसका इस्तेमाल किस रूप में करते होंगे? तो जो औजार थे उनका उपयोग फल फूल काटने में, हड्डियां और मांस काटने में, पेड़ों की छाल और जानवरों की खाल उतारने के लिए भी वे औजार का उपयोग करते थे। कुछ के साथ हड्डियां या लकड़ियों के मुट्ठे लगाकर भाले या बाण जैसे हथियार वे लोग बनाते थे। अच्छा, कुछ औजार से लकड़ियां काटी जाती थी, और लकड़ियां का उपयोग ईंधन के रूप में और झोपड़ियां और औजार बनाने में भी किया जाता था। बहुत सुंदर। चलिए, उसके बाद हमारा एक पॉइंट है कि जो पत्थर के औजार थे उसका प्रयोग किन किन रूपों में होता था। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो पत्थर के औजार थे, पत्थर के औजार ये वाले जो नुकीले दिख रहे हैं, इस पत्थर के औजार का प्रयोग जो खाने योग्य पेड़ पौधे की जड़ें होते हैं उसको खोदने के लिए भी इस पत्थर के औजार का इस्तेमाल किया जाता था। और दूसरा था कि जानवर की खाल से बने वस्त्र को सिलने में भी किसका प्रयोग करते थे? तो ये पत्थर के औजार का इस्तेमाल करते थे, नुकीले पत्थर के औजार का प्रयोग करते थे। चलिए, उसके बाद हमारा है कि रहने की जगह निर्धारित करना। रहने की जगह निर्धारित करना, तो ये बोला जा रहा है कि लाल त्रिकोण वाले वे पूरा स्थल जहां पर आखेटक या खाद्य संग्राहक रहने के प्रमाण मिले हैं,
तो इनके अलग अलग स्थान हैं। कई पुरातत्व स्थल नदी और झीलों के किनारे पाए गए हैं। अच्छा, लाल त्रिकोण देखते हैं मैप में कौन कौन सा है, जो कि पूरा स्थल के रूप में वहां से हमको जानकारी मिलती है। वो ये पूरा स्थल जो है खाद्य संग्राहक वहां पर रहा करते थे। अच्छा, यहाँ से हम देख सकते हैं कि जो आपका भीम बेटका है, कुरनूल गुफा है, होसंगी है। कुरनूल गुफा आंध्र प्रदेश में है, याद रखना है। होसंगी जो है ये कर्नाटक में है, ये कर्नाटक में है। और भीम बेटका जो है मध्य प्रदेश के अब्दुल्ला सेन रायगंज जिला में है, ध्यान रखेंगे। अच्छा, उसमें उसके बाद अन्य भी कुछ पॉइंट्स है, जैसे कि लाल त्रिकोण ये पूरा पाषाणिक स्थल है, और नव पाषाण कालिक स्थल जो है वो वर्गाकार रंग का है, जैसे कि पयपल्ली हो गया, हल्तूर हो गया, उसके बाद कोल्डिहबा हो गया, महदहा हो गया, चिरौंद हो गया, दावजली हैंडिंग हो गया, असम में बुर्जोहोम हो गया, मेहरगढ़ हो गया। ये सारे नव पाषाण कालिक स्थल हैं। तो आपको ध्यान रखना है नव पाषाण कालिक स्थल कौन कौन सा है, नव पाषाणिक स्थल कौन कौन सा है, तो ये ध्यान रखना है कौन कौन सा है। मेहरगढ़, बुर्जहोम, चिरौंद, कोल्डिहबा, महदहा, दावजली हेल्डिंग हेडिंग, पयपल्ली, हल्तूर, ये सारे आपके क्या है, नव पाषाणिक स्थल है। इसके अलावा महापाषाण कालिक स्थलों में आ जाएंगे आपके आदि, चिनलूर और ब्रह्मगिरी। आदि, चिनलूर और ब्रह्मगिरी ये क्या हो जाएंगे, महापाषाण कालिक स्थल हो जाएंगे। अच्छा, ये जो उसके अलावा कुछ पॉइंट्स है, जैसे कि आपका आरंभिक गांव। आरंभिक गांव ये है, और ये आधुनिक नगर है। आधुनिक नगर में हो जाएगा आपका कलकत्ता हो गया, मुंबई हो गया, ये आधुनिक नगर है। अच्छा, उसके बाद आरंभिक गांव की बात करेंगे तो जो इनाम गांव था, इनाम गांव ये एक प्रकार का आरंभिक आरंभिक गांव था। ये ताम्र पाषाण काल की सबसे बड़ी बस्ती थी उस समय। ताम्र पाषाण कालिक बस्ती थी ये इनाम गांव, ये महाराष्ट्र में पड़ता है। चलिए, अब है हमारा कि चूंकि पत्थर के उपकरण बहुत ही महत्वपूर्ण थे, इसलिए लोग ऐसी जगह ढूंढते थे जहां अच्छे किस्म के पत्थर मिल सके। अच्छा, शैल चित्र की बात करेंगे तो जो आपका मध्य प्रदेश है और दक्षिणी उत्तर प्रदेश की गुफा है, वहां से कुछ सुंदर सुंदर शैल चित्र मिले हैं। उनमें जो है जंगली जानवर की बड़ी कुशलता से सजीव चित्रण किया गया है इन शैल चित्रों में। इसके अलावा मध्य प्रदेश के भीमबेटका जो गुफा है, मध्य प्रदेश के भीमबेटका गुफा, वहां से भी आपको शैल चित्र के प्रमाण मिले हैं। अच्छा, उसका खोज किया था आपको BS बावनकर ने। किसने किया था, तो BS बावनकर ने खोज किया था। और जो भीमबेटका है, इसको यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया है वर्ष 2003 में। यह जो भीमबेटका गुफा है, यह नर्मदा घाटी के पास स्थित है, नर्मदा घाटी के पास स्थित है। उसके बाद हमारा है पूरा स्थल। पूरा स्थल किसे कहते हैं, तो पूरा स्थल उन स्थानों को कहते हैं जहां से औजार, बर्तन, इमारत जैसी कुछ वस्तुओं के अवशेष मिले हैं, वही स्थल क्या है, तो पूरा स्थल है। फिर है कि हमारा आग की खोज। तो बोल रहा है कि मानचित्र पर कुरनूल गुफा की खोजो। कुरनूल गुफा जो है वो आंध्र प्रदेश में स्थित है, हम अभी देख चुके हैं। ये जो है पूरा पाषाण कालिक स्थल है, यहाँ से राख के अवशेष मिले हैं। कुरनूल गुफा से क्या मिले हैं, राख के अवशेष मिले हैं। ये बेहतरीन पॉइंट है, इसको ध्यान रखना है। आरंभिक लोग जो है राख के अवशेष मिले हैं, इसका यही मतलब है कि जो प्राचीन काल के लोग थे वो आग जलाना सीख गए थे, और वे विभिन्न कार्यों में आग का प्रयोग करते थे, जैसे कि मांस भूनने के लिए करते होंगे, मांस पकाने के लिए, और प्रकाश के लिए भी करते होंगे। जो खतरनाक जानवर है उनको दूर भगाने के लिए भी ये आग का प्रयोग करते होंगे, प्रारंभिक काल के जो मानव थे। नेक्स्ट हमारा कि कुछ नाम और तिथि और काल से संबंधित, जैसे 3 प्रकार के काल हम जानेंगे। काल कहेंगे किसके, तो आरंभिक काल को जो है पूरा पाषाण कालिक काल कहते हैं। जो प्राचीन काल का समय है, जो आरंभिक शुरुआती दौर का काल है, उसको बोलेंगे आरंभिक काल। और उसके अलावे आपको एक जानना है मध्य पाषाण काल, और फिर एक है नव पाषाण काल। तो 3 काल है, पूरा पाषाण काल, नव पाषाण काल और मध्य पाषाण काल। तो जो पूरा पाषाण काल था उसका कार्यकाल 20 लाख साल से 12,000 साल पहले तक का जो समय है,
वो पूरा पाषाण काल है। और पूरा पाषाण काल को भी 3 भाग में बांटा गया था, आरंभिक पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल और उत्तर पूरा पाषाण काल। अच्छा, ये पूरा पाषाण काल बहुत इंपॉर्टेंट है इस मामले में, क्योंकि मानव इतिहास की लगभग 99% कहानी जो है वो इसी पूरा पाषाण काल से ही जुड़े हुए हैं। उसके बाद है हमारा मध्य पाषाण काल। तो मध्य पाषाण काल में आपको जानने को मिला गया कि जिस काल में पर्यावरणीय बदलाव बदलाव देखने को मिले थे उसे मध्य पाषाण काल या मेसोलिथ कहा जाता है। इसका जो कार्यकाल था वो 12,000 साल से लेके 10,000 साल पहले तक का समय माना जाता है। इस काल के पाषाण औजार आमतौर पर छोटे होते थे, इन्हें माइक्रोलिथ यानी लघु पाषाण भी इसको कहा जाता है। बहुत अच्छा। फिर है कि जो इसके बाद अगले युग की शुरुआत होती है लगभग 10,000 साल पहले से, तो ये हो गया आपका नव पाषाण काल। और नव पाषाण काल में भी स्थल भी हम देख चुके हैं। नेक्स्ट है हमारा कि बदलती जलवायु की बात करेंगे तो लगभग 12,000 साल पहले दुनिया की जलवायु में बड़े बदलाव आए। गर्मी बढ़ने लगी, गर्मी बढ़ने के परिणाम स्वरूप घास के मैदान बनने लगे। घास के मैदान बने तो जो शाकाहारी जानवर हैं, जो घास खाकर जिंदा रहने वाले हैं, जैसे कि हिरण, बारहसिंगा, भेड़, बकरी, गाय, उन जानवरों की संख्या बढ़ने लगी। संख्या बढ़ने से जो लोग इनका शिकार करते थे वो इनके पीछे आए और इनके खाने पाने की आदत और प्रजनन के साथ साथ जानकारी हासिल करने लगे। और हो सकता है कि तब लोग इन जानवरों को पकड़कर अपनी जरूरत के अनुसार पालने के बारे में सोचने लगे। साथ ही इसी काल में मछली भी भोजन का महत्वपूर्ण स्रोत बन गया था। तो धीरे धीरे इसी तरह से बदलती जलवायु के कारण जो है वो आपका लोग सीख गए थे जानवरों को पालना। फिर हमारा खेती और पशुपालन की शुरुआत। इस दौरान उपमहाद्वीप के भिन्न भिन्न इलाकों में गेहूं, जौ और धान जैसे अनाज प्राकृतिक रूप से उगने लगे थे। शायद महिला, पुरुष और बच्चों ने इस अनाज को बटोरना शुरू किया होगा। साथ ही यह भी सीखने लगे कि अनाज कहाँ उगते हैं, कब पककर तैयार होते हैं। ऐसा करते करते लोग अनाज को खुद पैदा करना सीख गए होंगे। तो इसी प्रकार से धीरे धीरे जो वे लोग थे प्राचीन काल के, वो धीरे धीरे क्या बन गए, तो कृषक बन गए। अच्छा, कृषक के बाद जो है ये धीरे धीरे करके जानवरों को आकर्षित करके ये पालतू बनाने लगे। सबसे पहले जिस जंगली जानवर को उन्होंने पालतू बनाया वो कुत्ते का जंगली पूर्वज था। डेट मीन्स वो भेड़िया प्रजाति का था। भेड़िया प्रजाति का था, तो कुत्ते का जंगली पूर्वज था। धीरे धीरे लोग कुत्तों के बाद भेड़, बकरी, गाय, सुअर जैसे जानवरों से भी नजदीकी बढ़ाने लगे और उन्होंने उसे भी वे पालना शुरू कर दिए। इस तरह से लोग जो है पहले किसान बने, कृषक बने, फिर उसके बाद कृषक के बाद ये जानवरों को पाले और ये धीरे धीरे करके पशुपालक भी बन गए हैं। फिर हम जानेंगे क्वेश्चन हमारा, क्या तुम बता सकते हो कि पहले लोग कुत्ते को ही क्यों पाले? भाई कुत्ता जो है वो जो है एक सामाजिक संभाव का प्राणी है, स्वभाव का प्राणी है और समान शिकार शैली है। जिस तरह से मनुष्य उस टाइम में मिलकर शिकार करते थे तो कुत्ते का झुंड भी जो है एक साथ मिलकर शिकार करते थे। तो समान शिकार शैली के आधार पर सबसे बड़ी लाभ यह है कि पारस्परिक लाभ के कारण, पारस्परिक लाभ यानी कि कुत्ते जो है वो लोगों को शिकार को पकड़ने में मदद करते थे और बदले में बचा उचा भोजन जो था वो शिकारी इसे भी दे दिया करते थे। इस तरह से हम कह सकते हैं कि समान शिकार शैली, पारस्परिक लाभ और सामाजिक स्वभाव के कारण जो है लोगों ने सबसे पहले कुत्ते को ही पालना शुरू किया था। फिर है हमारा घरेलूकरण की प्रक्रिया। लोगों द्वारा पौधे को उगाने, जानवरों की देखभाल करने को ही क्या कहा गया, घरेलूकरण की प्रक्रिया कहा गया है। घरेलूकरण की प्रक्रिया करीब 1200 साल पहले जो है ये प्रक्रिया शुरू हुई थी और कृषि के लिए अपनाई गई जो सबसे प्राचीन फसल थी वो गेहूं और जौ थी। ये ध्यान रखना, कृषि के लिए जो अपनाई गई सबसे प्राचीन फसल थी वो गेहूं और जौ थी। इस तरह से लोग जो थे सबसे पहले गेहूं और जौ उगाए, उपजाने में फसल उपजाए और पालतू जानवर बनाए, सबसे पहले कुत्ते को और बाद में भेड़ और बकरी को। ध्यान रखना है। नेक्स्ट है हमारा कि एक नए जीवन शैली की शुरुआत हो रही है, तो इसके बारे में हम लोग जानते हैं। एक नए जीवन शैली की शुरुआत, तुम किसी पौधे को
पौधे के बीज को बोकर देखो, तुम पाओगे कि इसे विकसित होने में कुछ वक्त लगता है, कुछ दिन, महीने या साल भी लग सकते हैं। इसलिए जब लोग पौधे उगाने, लगाने और उनकी देखभाल करने के लिए उन्हें एक ही जगह पर लंबे समय तक रहना पड़ा, बीज बोने से लेकर फसल के पकने तक, पौधे की सिंचाई करने, खरपतवार हटाने, जानवरों और चिड़ियों से उनकी सुरक्षा करने जैसे बहुत से काम शामिल थे। तो कटाई के बाद अनाज का उपयोग बहुत संभाल कर करना पड़ता था। तो इसलिए जो है फसल को पूर्णतः तैयार करने में एक ही जगह पर रहना पड़ा था लोगों को, और इस तरह से है लोग जो है अस्थाई जीवन जीने लगे, अस्थाई जीवन निवास करने लगे। और ये कृषक बन चुके हैं, अब पशुपालक बन चुके हैं और अस्थाई जीवन भी जीना शुरू कर दिए हैं नव पाषाण कालिक स्थल में। इसके अलावे हम ये देखेंगे जब वे फसल काटते थे तो जरूरत से ज्यादा जो भोजन था, जो अनाज था, उसे भंडारण करने के भी वो सोचने लगे थे, फिर इसे कैसे बचाया जाए। पुनः वे भोजन और अनाज जो बीज था, बीज इसको भी बचा कर रखते थे ताकि जो है अगली बार फिर से खेती किया जा सके इन बीजों से। तो धीरे धीरे करके एक नए जीवन शैली की विकास होने लगी थी। अच्छा, उसके बाद हमारा है कि जानवर चलते फिरते खाद्य भंडारण बन गए। कैसे? तो जानवर बच्चे देते थे, उनकी संख्या बढ़ती थी, और अगर जानवरों की देखभाल की जाए तो उसकी संख्या तो बढ़ती ही है, साथ ही उनसे दूध भी प्राप्त हो सकता था, भोजन का एक अच्छा स्रोत था, मांस भी प्राप्त होता था, दूध भी प्राप्त होता था। तो इस तरह से जो है जानवर वो चलते फिरते खाद्य भंडारण थे, जहां ले जाते थे पशुपालक, वे अपना जो है वो जानवरों को लेकर जाते थे। इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो पशुपालन भोजन के भंडारण का एक तरीका बन चुका है, मांस और दूध दोनों प्राप्त हो रहे हैं, उससे भोजन का एक अच्छा स्रोत है। नेक्स्ट है हमारा कि आओ आरंभिक कृषक पशुपालक के बारे में हम लोग जानते हैं। तो जो आरंभिक कृषक और पशुपालक थे वे मैप में नीले वर्ग के आकार में दिखाए गए थे। अभी हम दिखाते हैं आपको। पूरा तत्वविदों को शुरुआती कृषक और पशुपालक होने का साक्ष्य मिला है। अतः कहाँ से मिला है? ये मिला है कृषि और पशुपालकों का साक्ष्य सर्वप्रथम मेहरगढ़ से मिला है, बलूचिस्तान में मेहरगढ़ से मिला है। और नवीनतम खोजों के आधार पर यह पूछा जाए कि कृषि और पशुपालन के साक्ष्य कहाँ से मिला है, तो ये मिला है संत कबीर नगर जिला, जो कि उत्तर प्रदेश में स्थित है, लहुरा देव से मिला है, लहुरा देव से मिला है कृषि और पशुपालन के नवीनतम साक्ष्य। जबकि प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? तो ये मिले हैं मेहरगढ़ से। सबसे महत्वपूर्ण पश्चिमोत्तर क्षेत्र वही सुलेमान और किरथर पहाड़ी का जो क्षेत्र था, जहां पर मेहरगढ़ है, आधुनिक कश्मीर बुरजहोम हो गया, पूर्वी और दक्षिण भारत भी इसमें जो है पशुपालक और कृषकों के बारे में ये स्थान निर्दिष्ट किए गए हैं। फिर है हमारा कि जो है सबसे रोचक बात यह है कि कुछ नमूने मिले हैं, जैसे कि हड्डियों के नमूने मिले हैं। रोचक है कि जले हुए अनाज के दाने के अवशेष मिले हैं। ऐसा लगता है कि गलती से या जानबूझकर किसी ने इसे जलाए होंगे। तो ये सब कुछ पॉइंट्स था हमारा। फिर है कि अस्थाई जीवन की ओर, लोग अस्थाई जीवन की ओर कब जाने लगे? जब लोग कृषक बन गए, कृषक के बाद वे जो है पशुपालक भी बन गए। पशुपालक के बाद इन्हें एक ही जगह पर रहना पड़ा, अपने खेतों की देखभाल के लिए, फसल उपजा जो रहे थे उसकी सुरक्षा के लिए एक जगह पर जब रहना पड़ा, तो वे धीरे धीरे करके झोपड़ी और घर बनाने लगे। इस तरह से हम कह सकते हैं कि वे लोग धीरे धीरे करके अस्थाई जीवन भी जीना शुरू कर दिए हैं। इनका जो साक्ष्य मिला है वो सर्वप्रथम जम्मू कश्मीर के बुरजहोम से मिला है, जम्मू कश्मीर के बुरजहोम से मिला है। इसमें क्या था कि एक गड्ढा घर होता है, उतरने के लिए नीचे जमीन में जो है वो सीढ़ियां लगी होती है। तो बुरजहोम जम्मू कश्मीर में है, गड्ढे के नीचे जो है घर बनाते हैं, इसको गारतावास कहते हैं। तो गारतावास का साक्ष्य कहाँ से मिला है? जम्मू कश्मीर के बुरजहोम से।
फिर है कि इसमें उतरने के लिए सीढ़ियां होती थी, इससे उन्हें ठंड के मौसम में सुरक्षा मिलती थी। पुरातत्वविदों को झोपड़ियों के अंदर बाहर दोनों स्थान पर आग जलाने की जो है जगह वो मिली है। ऐसा लगता है कि लोग मौसम के अनुसार घर के अंदर या बाहर खाना पकाते होंगे। ठंड के मौसम में घर के अंदर और गर्मी में घर से बाहर। बहुत सारी जगहों से पत्थर के औजार भी मिले हैं और इनमें से कई ऐसे हैं जो पुरापाषाण कालीन उपकरणों से भिन्न है। तो जो पुरापाषाण कालीन उपकरणों से भिन्न है, इसी को तो नवपाषाण कालिक युग का औजार हथियार कहा गया। तो इनमें जो नवपाषाण कालिक स्थल से नियोलिथिक का, इनमें धारदार पत्थर था, धारदार था, वो अधिक पहना करने के लिए पॉलिश की चढ़ाई इस पर की जाती थी। तो जो पॉलिशदार हथियार थे वो नवपाषाण कालिक स्थल के थे, नवपाषाण कालिक युग के थे। इनमें आपका ओखली और मसूल का प्रयोग भी होता था अनाज और वनस्पति से प्राप्त चीजों को पीसने के लिए। फिर है हमारा कि आज से हजारों साल बाद ओखली और मसूल का प्रयोग अनाज पीसने के लिए किया जाता था। ये तो हम देख चुके हैं। ये आपका कुछ आपके हड्डियों और पत्थरों के ये औजार दिख रहे हैं। पुनः है कि नवपाषाण युग के पूरा स्थल से कई प्रकार के मिट्टी के बर्तन मिले हैं। नवपाषाण युग, इनमें जो है अलंकरण भी किया जाता था। ये लाल मिट्टी के बर्तन होते थे और इस पर जो है काले रंग से वो डिजाइन किया जाता। किस रंग से भाई? काले रंग से इसके ऊपर में काले रंग से इसके ऊपर डिजाइन किया जाता था। चलिए, उसके बाद हमारा है कि जो है चावल, गेहूं और दलहन जैसे अनाज अब आहार के रूप में महत्वपूर्ण हिस्सा बन गए हैं। चावल, गेहूं और दलहन जैसे आहार। और कपड़े जब लोग बुनने लगे थे तो इसके लिए उन्होंने कपास के पौधों को भी उगाना शुरू कर दिए थे। तो इस तरह से नई जीवन शैली का धीरे धीरे करके विकास हुआ। तो हम देख सकते हैं एक तरफ जहाँ कई जगहों पर स्त्री पुरुष शिकार और भोजन संग्रह करने का काम कर रहे थे, वही अन्य लोग हजारों साल के दरमियान धीरे धीरे करके खेती और पशुपालन को ये अपना लिए थे और अपना जीविका ये चलाने लगे थे बदल बदल कर। कुछ सूक्ष्म निरीक्षण करते हैं, जैसे कि मेहरगढ़ में जो जीवन और मृत्यु है इसके बारे में देखते हैं। अच्छा, मेहरगढ़ कहाँ पड़ता है? तो ये ईरान जाने वाले जो सबसे महत्वपूर्ण रास्ता है, कौन रास्ता? बोलन दर्रा। इसी के पास जो हरा भरा स्थल है वही संभवतः मेहरगढ़ है। और यहाँ पर सबसे पहले कृषि और पशुपालन के साक्ष्य मिले हैं। और यहाँ पर कृषि में गेहूं उगाना और भेड़ बकरी पालन जो है लोग यहाँ पर सर्वप्रथम सीखे थे। तो कृषि और पशुपालन के जो प्राचीनतम साक्ष्य वो मेहरगढ़ से मिले हैं। इनमें हिरन तथा सुअर जैसे जंगली जानवर, भेड़ बकरी की हड्डियां भी यहाँ से मिली है। मेहरगढ़ में इसके अलावा चौकोर और आयताकार घरों के भी अवशेष मिले। आपको दिख रहा है, घरों के भी अवशेष मिले हैं। प्रत्येक घर में 4 या उससे ज्यादा कमरे होते थे, 4 या उससे ज्यादा कमरे होते थे, जिनमें से कुछ संभवतः भंडारण के काम आते होंगे, भोजन को सुरक्षित रखने हेतु। लोगों की आस्था में जो है इसके अलावा मृत्यु के बाद जो मृतक होते थे, मृतक के साथ वे उनके सम्मान जताते थे और लोगों की ऐसी आस्था थी कि मृत्यु के बाद भी जीवन रहता है, इसलिए उनके कब्र में मृतकों के साथ कुछ सामान भी रख देते थे ताकि जो है वो आपका आगे जो है वो उसको खा सके। तो यहीं से जो है फिर आपको ध्यान देना है, यहीं से आपको एक कब्र मिला है मेहरगढ़ से। कहाँ से? मेहरगढ़ से, जहां पर एक ही कब्र में मृतक के साथ एक बकरी को भी दफनाया गया था। इससे तात्पर्य है कि परलोक में जो है मृतकों को खाने हेतु बकरी दिया गया हो। तो ध्यान रखना है, मृतकों के साथ, ये मृतक हो गए, इसके साथ जो बकरी के अवशेष हैं वो मिले हैं, बकरी के अवशेष मिले हैं मेहरगढ़ से, मेहरगढ़ के कब्र से। तो ये था हमारा आज का टॉपिक चैप्टर 2। इसमें कुछ तिथि है, जैसे कि मध्यपाषाण कालिक स्थल है 12,000 साल से
10,000 साल पहले। अच्छा, पूरा पाषाण कालीन कब हो जाएगा? तो 20 लाख साल पहले से लेके 12,000 साल पहले तक का समय जो है वो पूरा पाषाण कालीन हो जाएगा। मध्य पाषाण कालीन हो जाएगा 12,000 से 10,000, और नव पाषाण कालीन हो जाएगा 10,000 से वर्तमान तक। बसने की जो प्रक्रिया थी वो आरंभ हुई थी 12,000 साल पहले। नव पाषाण युग जो आरंभ हुआ था वो 10,000 साल पहले हुआ था। मेहरगढ़ की बस्ती का जो आरंभ हुआ था वो 8,000 साल पहले। चलिए, ये था हमारा टॉपिक आज। सो धन्यवाद, थैंक यू।